जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन शानदार क्लास की शुरुआत करेंगे एक खूबसूरत विचार के साथ, क्योंकि वो विचार मुझे आज ही पढ़ने को मिला है। मैंने देखा तो अचानक से एक विचार मेरे सामने आया और बड़ा ही खूबसूरत कोटेशन था कि शिक्षा वो पासवर्ड है जो आपके जीवन के सफलता के हर एक दरवाजे को खोल देगी। डेफिनेटली बच्चों, भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है बच्चों। इसीलिए इसी मकसद के साथ हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं करंट अफेयर्स की क्लास, जिससे आप देश दुनिया जहान के हर एक खबरों से, हर एक पॉइंट से, हर एक आने जाने वाले हर एक न्यूज से आप लोग वाकिफ हो जाते हो। और एग्जाम्स के लिए तो बेहद जरूरी रहने वाले हैं बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहां पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आप प्यारे प्यारे छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें, ठीक है बच्चों, याद रखिए। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि जो आपका पहला क्वेश्चन आता है बच्चे, वो क्या आता है, द वर्ड बाथुकम्मा लिटरली मीन्स। बाथुकम्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाथुकम्मा होता क्या है। ठीक है, तो बाथुकम्मा है ना बच्चे, ठीक है, बाथुकम्मा 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 एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। ठीक है, और ये कहां मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये कैसा त्योहार है, तो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, फसल की कटाई वाला। ठीक है, फसल की कटाई वाला है। ठीक है, जब फसल कटती है ना, तब इसको मनाया जाता है, फसल कटाई वाला। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और कौन से महीने मनाया जाता है ये, याद रखिएगा, तेलंगाना में तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भाई साहब, तो यहाँ पे नवरात्रि में मनाया जाता है। ठीक है, नवरात्रि में मनाया जाता है। तो ये आपका नवरात्रि ही तो चल रहा है। तो इसी नवरात्रि में हम लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, तो बाथुकम्मा फेस्टिवल मनाते हैं तेलंगाना के अंदर में। और ये कोई नया फेस्टिवल नहीं है भाई साहब। ठीक है, ये चोला डायनेस्टी से आया हुआ है। ठीक है, चोला अंपायर जो थे ना इतिहास में, ठीक है बच्चे, तो वहां से लिया जाता है। चूंकि ये नवरात्रि में मनाया जाता है, डेफिनेटली यहाँ पे देवी की पूजा होगी। तो किस देवी की पूजा होती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे गौरा देवी की पूजा होती है, यानी कि पार्वती माता की पूजा होती है। याद रखना, पार्वती माता यानी कि गौरा देवी की यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है बच्चे, महिलाओं को विशेष दर्जा दिया जाता है, विशेष सम्मान दिया जाता है यहाँ पे। और ये इसलिए फेमस है पूरा पूरा फेस्टिवल बच्चों, क्योंकि इसने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं बच्चों, याद रखना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, याद रखिएगा, इसीलिए काफी फेमस है। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है बच्चे, तो एक जो आता है, एक है लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट। ठीक है, फूलों का जो अरेंजमेंट किया जाता है ना, इतना बड़ा फूलों का अरेंजमेंट किया गया है कि भैया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्लोरल डेकोरेशन, फ्लोरल अरेंजमेंट जो आपका पहला आता है। ठीक है, पहला क्या है, लार्जेस्ट फ्लोरल डेकोरेशन या फिर फ्लोरल अरेंजमेंट जो है आपका क्या है, लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट। इसकी वजह से क्या मिला, यहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, दूसरा जो आता है, मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड वोमेन डांस। ठीक है बच्चे, वोमेन डांस, यहां पे 1000 से भी ज्यादा महिलाएं जो है ना एक साथ डांस करती हैं। और इनका जो कोऑर्डिनेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, काबिले तारीफ है भाई साहब। ठीक है, किस तरीके से इनका हाथों का मूवमेंट होता है, किस तरीके से इनका पैरों का मूवमेंट होता है, ये बड़ा मजा आता है भाई साहब इस तरह डांस करने में। ठीक है, तो इसी तरीके से लोग कोऑर्डिनेट करके 1000 प्लस महिलाएं डांस कर रही है भाई साहब, सोचने वाली बात है। ठीक है, और फेस्टिवल कौन सा है, बाथुकम्मा फेस्टिवल है, जिसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा है, लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट, फूलों का इतना बड़ा अरेंजमेंट है कि वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया गया है। और दूसरा कौन सा है, मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड वुमेन डांसिंग, यानी कि 1000 से ज्यादा औरतें एक साथ डांस कर रही हैं और उनका कोऑर्डिनेशन कमाल का है। और इसी वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 स्थापित हो जाते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तेलंगाना का इस कल्चर का नाम आ जाता है। ठीक है बच्चे, और नाम क्या है यहाँ पे, बाथुकम्मा फेस्टिवल। नवरात्रि के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चे, और बाथुकम्मा जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, देवी मां, जीवित देवी मां, यानी कि देवी मां आज भी जीवित हैं और उनके आशीर्वाद से हम लोग
फल फूल रहे हैं, हम लोग भी जीवित हैं, हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं, यानी उनका आशीर्वाद हमारे लिए जरूरी है। तो तेलंगाना में बातुकम्मा फेस्टिवल इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है। द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड डिराइव्स इट्स लीगल अथॉरिटी फ्रॉम विच एक्ट। यहां पे देखिए क्या है, आरबीआई ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड स्थापित किया है। ठीक है बच्चे, अब पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या है ये, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड 2025। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, पी यानी कि पेमेंट की बात सॉरी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, पी यानी कि हम लोग पेमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेमेंट भारत में जितना भी पेमेंट होता है ना, चाहे तो आप लोग फोन पे से कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जी पे से कर रहे हो, अमेजन पे से कर रहे हो, नेफ्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप आरटीजीएस कर रहे हो, या पेमेंट सिस्टम, जितना भी पेमेंट सिस्टम है ना, उसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, क्या मॉनिटर करने के लिए, पेमेंट सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए क्या बनाया गया, यहां पे पीआरबी बनाया गया है, पीआरबी बनाया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो सर हम लोग तो ऑनलाइन पेमेंट 2010 से ही करते आ रहे हैं, जब से हमारा पेटीएम बना था। 2016 से हम लोगों ने पेमेंट गूगल पे, फोन पे सब कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो क्या इससे पहले पेमेंट सिस्टम को कोई भी रेगुलेट नहीं करता था क्या? बिल्कुल करता था बच्चे, लेकिन पीआरबी ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो कौन करता था, ये देखिए, बोर्ड फॉर रेगुलेशन कौन करता था, ठीक है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो बॉडी है आरबीआई की जो कि पहले पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करती थी, और जिसको किसने रिप्लेस कर दिया है, तो पीआरबी ने रिप्लेस कर दिया है। तो जिसको रिप्लेस किया उसका ये नाम आप लोग देखिए, पेमेंट फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है बच्चे, सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है बच्चे, याद रखना, सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे बीपीएसएस के नाम से जानते हैं, बीपीएसएस के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है बच्चे, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, ये बीपीएसएस पहले रेगुलेट करता था भारत में पेमेंट सिस्टम को, जिसको रिप्लेस कर दिया है किसने, पीआरबी ने। अब सर जरूरत क्या पड़ी थी रिप्लेस करने की, तो देखिए जब पीआरबी था ना, जब आपका बीपीएसएस था ना, तो इसमें आरबीआई का रोल सबसे ज्यादा हुआ करता था और गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम हुआ करता था। इसलिए यहां पे सरकार ने क्या बोला, ना 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 बेटा, ये काम ना चलेगा। ठीक है, यहां पे देखो फाइनेंस मंत्रालय तो हमारे पास है ना, तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होंगे ना, केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों साथ में मिलकर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे पीआरबी बनाया गया है ना, तो पीआरबी में टोटल मेंबर दे दिए गए हैं 6। ठीक है, 6 टोटल मेंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और ये 6 टोटल मेंबर है, इसमें से 3 किसके रहने वाले हैं, आरबीआई के। ठीक है बच्चे, 3 किसके रहेंगे यहाँ पे, आरबीआई के, और 3 किसके रहेंगे यहाँ पे, गवर्नमेंट के। ठीक है बच्चे, 3 किसके रहेंगे, आरबीआई के रहने वाले हैं, और 3 किसके रहने वाले हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के रहने वाले हैं, याद रखना। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे याद रखेगा। अब 3 जो आरबीआई के रहने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब रफ कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, मेंबर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 आपके आरबीआई के मेंबर रहने वाले हैं और 3 आपके गवर्नमेंट के। तो 3 आपके आरबीआई के रहने वाले हैं ना, तो एक तो आपका कौन होगा यहाँ पे, ठीक है, आरबीआई का गवर्नर रहने वाला है, याद रखना। एक आपका रहने वाला है, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर रहने वाला है एक आपका। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर रहने वाला है। ठीक है, तीसरा रहने वाला है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी आरबीआई का ही होने वाला है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी आपका आरबीआई का ही रहने वाला है। ठीक है, जो आपका चौथा रहने वाला है, ये 3 आरबीआई के हैं, और इसके बाद के 3 जो होंगे वो आपके केंद्र सरकार के होंगे। ठीक है, ये आपका सेक्रेटरी ऑफ माइटी, ये आपका सेक्रेटरी ऑफ माइटी होगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ माइटी होगा। अब माइटी का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, ये आपका माइटी हो गया। दूसरा आपका, ये आपका 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और जो आपका 6वां मेंबर आने वाला है वो एक्सपर्ट होगा, जिसको पेमेंट का एक्सपर्ट होगा। ठीक है, यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, वो भी सरकार का होगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, वो भी आपका सरकार का होगा। तो अभी सरकार ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा करते 6 मेंबर का बॉडी बनाते हैं, 3 आरबीआई के और 3 हमारे केंद्र सरकार के। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे पीआरबी बनाया गया है, 3 आपका आरबीआई से और 3 आपका
मिलेगा केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चे यहाँ पे, तो अभी पीआरबी काम करेगा, क्या काम करेगा, पेमेंट रेगुलेशन को मॉनिटर करेगा हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, अगला आता है इंडिया फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय। इंडिया में पहला ऐसा दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है जिसको आईयूसीएन ने रिकॉग्नाइज किया है, आईयूसीएन ने मान्यता दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आईयूसीएन है क्या, ठीक है, आईयूसीएन है क्या, आईयूसीएन क्या है ना कि जीव जंतुओं का लिस्ट बनाता है, कौन से जीव जंतु ज्यादा जरूरी है हमारे इकोनॉमिक इकोसिस्टम के लिए, कौन से जीव जंतु एक्सटिंक्ट होने वाले, खत्म होने वाले, कौन से जीव जंतु एंडेंजर्ड हैं यानी कि खतरे में, ये सब लिस्ट बनाता आईयूसीएन। तो आईयूसीएन ने यहां पे अभी भारत के, ठीक है, भारत का पहला जो है दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर को लिस्ट किया है और तारीफ किया है खूब कि भैया ऐसे काम करो जैसे भारत ने किया है, किसको बचाने के लिए, ये जो जीव जंतु दिख रहा है ना, ये वेल के बराबर है, वेल के बराबर है, ठीक है, वेल जैसी, इसको क्या चाहिए 30 किलो, ठीक है, 30-40 किलो इसको क्या चाहिए, घास चाहिए, ठीक है, घास हमेशा खाने के लिए चाहिए, तब ये जिंदा रह सकती है। अब इसको जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा एक सवाल है भाई साहब, कैसे जिंदा रखें, तो यहां पे तमिलनाडु ने क्या किया याद रखना, ठीक है, तमिलनाडु ने क्या किया है ये बात याद रखना आप लोग, तमिलनाडु ने क्या किया है, और तमिलनाडु में, ठीक है, पाक खाड़ी में, तमिलनाडु ने अपने, करेक्ट आंसर भी है, तमिलनाडु ने अपने पाक, ठीक है, याद रखना, पाक खाड़ी में यानी कि पाक बे के अंदर में एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया जिसको दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चे, कंजर्वेशन सेंटर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और ये जो जीव है ना, इसी का नाम दुगोंग है, इसी का नाम क्या है, दुगोंग है, ठीक है, दुगोंग है, तो हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। तो इसको बचाने के लिए अभी क्या किया गया है तमिलनाडु ने, ठीक है, कहां पे, पाक खाड़ी के अंदर में क्या शुरुआत किया है, दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, याद रखना, ठीक है, अब कब स्टार्ट किया था, 2022 में स्टार्ट किया था, और इसके अंदर क्या बनाया गया था, 12,250 हेक्टेयर के अंदर में, 12,250 हेक्टेयर में क्या बनाया गया था, मीडो ग्रासलैंड, ठीक है, क्या, मीडो ग्रासलैंड बनाया गया था, मीडो ग्रासलैंड, ठीक है, बनाया था। अभी जो मीडो ग्रासलैंड है ना भाई साहब, एक ऐसा घास का मैदान होता है जिससे घास कछुए खाते हैं और ये दुगोंग खाता है, तो याद रखिएगा ये दुगोंग 30-40 किलो घास खा जाता है भाई साहब, ठीक है, और अगर 30-40 किलो घास खा जाता है तो कितने ज्यादा घास की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे पाक की खाड़ी में क्या बनाया है, दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनाया है 2022 में, ठीक है, जिसमें 12,250 हेक्टेयर में मीडो ग्रासलैंड बनाई गई है, लगाई गई है, जो कि एक घास का मैदान है जिसे घास खाते हैं, कछुए खाते हैं और ये दुगोंग खाता है। ठीक है बच्चे, तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कदम उठाए हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आईयूसीएन ने, ठीक है, आईयूसीएन ने इंटरनेशनल ग्लोबल मीटिंग, जो आईयूसीएन कांग्रेस कहते हैं जिसको, उसमें क्या बोला गया है, ठीक है, कि भाई एग्जाम्पल लो, ठीक है, एक मॉडल के तरीके से लो, किसको मॉडल के तरीके से लो, तो तमिलनाडु का ये जो आपका दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर है ना, ठीक है, दुगोंग कंजर्वेशन सेंटर है ना, इसको आप एक मॉडल के तौर पे लेके चलो, यानी पूरी दुनिया को इससे सीखने की जरूरत है किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम के लिए तमिलनाडु या भारत सरकार काम कर रही है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मेंबरशिप इन आईसीएओ काउंसिल पार्ट 3 रिफ्लेक्ट, यानी कि भारत का जो मेंबरशिप है, ठीक है, कहां पे, आईसीएओ परिषद के भाग 2 में भारत की सदस्यता निम्नलिखित को दर्शाती है। भारत की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, किसमें, आईसीएओ काउंसिल के पार्ट 2 में क्या दिखाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। देखिए आईसीएओ क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो आईसीएओ का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन याद रखना। ठीक है, यहाँ पे 2000 नहीं, ठीक है, इसको 1944 में बनाया गया था। ठीक है बच्चे, इसको 1944 में बनाया गया था, शिकागो के अंदर में, शिकागो में बनाया गया था। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, मॉन्ट्रियल इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्या है इसका हेडक्वार्टर, मॉन्ट्रियल, ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है इसका, मॉन्ट्रियल इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। ठीक है, ये बनाया गया था, और क्यों बनाया गया था, जितना भी हमारे देश में दुनिया में जितने भी एविएशन सेक्टर्स हैं, हवाई जहाज, प्लेन वगैरह वाला जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहां पे बनाया गया था। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो अब
इसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, ICAO के 3 पार्ट्स हैं, याद रखना, ठीक है। जो पहला पार्ट है ना उसमें 11 देश हैं, पहला पार्ट है ना उसमें 11 देश हैं, और ये वो डेवलप्ड देश है जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एविएशन सेक्टर में, ठीक है। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं तो इसमें 12 देश हैं, ठीक है, इसमें 12 देश हैं, और ये 12 देश कौन से हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है बच्चे, याद रख लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रख लेना। वो तीसरा जो पार्ट है ना इसमें 13 देश हैं, 13 देश हैं, ठीक है, याद रखना, जो कि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, ठीक है, ये यहां लिख लेता हूं, याद रखना, थर्ड पार्ट, ठीक है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है यहाँ पे कि पूरी दुनिया से हर दिशा से कुछ कंट्रीज मिलेंगी, जैसे कि मान लो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी कंट्रीज आनी चाहिए, तभी तो पूरा ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन बनेगी। तो ये ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन देखता है, तो ये कितने हो गए, ठीक है, आपका 11 देश, 12 देश और आपका 13 देश, यानी टोटल 36 देशों का एक ग्रुप है ये ICAO। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ICAO के सेकेंड पार्ट में कौन आता है, इंडिया आता है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में कौन आता है, आपका इंडिया आता है। और यही आपका पूछ रहा है, इंडिया की जो मेंबरशिप है ICAO के सेकेंड पार्ट में क्या बताती है, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन बताती है ग्लोबल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैंने बताया था ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो यहां पे भारत ICAO का हिस्सा है, ICAO के पार्ट 2 का हिस्सा है, यानी कि वो जो 12 देश हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काम आते हैं, हेल्प करते हैं, उनमें से एक हिस्सा है। और भारत यहाँ पे क्यों न्यूज में है, क्योंकि दोबारा से उन 12 कंट्रीज में री इलेक्ट हुआ है, भारत क्या हुआ है, री इलेक्ट हुआ है, ठीक है बच्चे, यानी कि भारत दोबारा इसका मेंबर बन रहा है, इसलिए न्यूज काफी ज्यादा लाइट में है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ठीक है बच्चे, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी। अब देखिए क्या है इकोनॉमी समिट, अब देखिए सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ग्रीन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हमने पूरी कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन फ्री टेक्निक्स अपनाएं, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री, यानी कि हम जो भी पूरा इकोनॉमी को बढ़ावा दे, याद रखना ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दें, नो डाउट, हम अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए खूब प्रोडक्शन करें, लेकिन ध्यान किसका रखें, पॉल्यूशन फ्री होना, ध्यान रखें पॉल्यूशन फ्री होना, हमारे एटमोस्फेयर को, हमारे एनवायरमेंट को हम लोग क्या करें, ध्यान में रख के प्रोडक्शन करेंगे, ये ऐसा बताया जाता है। और किसके द्वारा बताया जाता है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो के द्वारा बताया जाता है। तो अभी आपका कौन सा 11th संस्करण, 11th एडिशन हुआ है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो 11th हुआ है, 11th समिट किसका, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। यहां पे क्या होगा इस मीटिंग में, ठीक है, 30 कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट की हैं, कितने, 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट की हैं, और उन 30 कंट्रीज में से 3300 प्लस डेलीगेट्स आए हैं जो कि डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे एनवायरमेंट को बचाते हुए अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं कि आप चिमनी खोल दो, नदियों में अपना कचरा बहाए जाओ और प्रोडक्शन खूब करो, नहीं, ठीक है, प्रोडक्शन करो लेकिन नदियों को साफ रखो, जंगल को मत काटो, एनवायरमेंट को बचाओ, पॉल्यूशन को मत फैलाओ, ठीक है। तो ये सब कुछ को ध्यान रखने के लिए कितने लोग डिस्कशन में आएंगे, यहाँ पे 3300 लोग डिस्कशन में आएंगे 30 प्लस कंट्रीज से। क्लियर पॉइंट। तो ये जो समिट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, दुबई में हो रहा है, ठीक है, समिट कहां पे हो रहा है, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो रहा है, ठीक है, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो रहा है, ठीक है बच्चे, सेंटर में हो रहा है, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये इसको आयोजित किया गया है। और दुबई का भी तो कोई अथॉरिटी होगी ना, ठीक है, तो दुबई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इसको कंडक्ट कर रही है, कौन सी, दुबई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, दुबई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है इसको कंडक्ट कर रही है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे याद रखना। तो ये जो समिट है, मीटिंग है, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है, जिसमें 30 देश से ज्यादा देश शामिल होंगे और 3,300 से भी ज्यादा डेलीगेट शामिल होने वाले, जो कि डिस्कशन करेंगे अपने एनवायरमेंट को किस तरीके से बचाना है इस बात पे, ठीक है बच्चे। अब हु इनॉग्रेटेड NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चे, याद रखना, यहां पे एक NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है बच्चे, NDU की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना, ठीक है,
तो एनडीयू एक डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया है, ठीक है, एनडीयू लॉन्च किया गया है, ठीक है, उद्घाटन किया गया है। और क्यों उद्घाटन किया गया है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, याद रख लेना, ठीक है। तो एलियट डिजिटल यूनिवर्सिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखना। और अश्विनी वैष्णव ने इसको उद्घाटन किया है, वैष्णव ने इनको उद्घाटन किया है, ठीक है, याद रखना। अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मंत्रालय हैं, ठीक है बच्चे, रेलवे मंत्रालय इनके पास है, ये बात आप याद रखना, ठीक है बच्चे, याद रखिए। तो इसको अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया है। अब सर ये है क्या, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, तो बच्चे डिजिटल यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी है जहां पे युवा लोग अपनी प्रशिक्षण लेंगे और युवा लोग अपनी ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है बच्चे। अब किस टाइप की ट्रेनिंग, डिजिटल है, तो यहाँ पे बात करना, ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, ठीक है, डेटा साइंस की बात करेंगे, ठीक है, डेटा साइंस की बात करेंगे, ठीक है, इंटरनेट की बात करेंगे, मतलब ये सारी की सारी चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ाई होने वाली है, ठीक है, ये इस यूनिवर्सिटी में होने वाली है, ठीक है बच्चे। ये एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया को पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा एक मिशन के तौर पे इसको देखा जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे जो ये आपका एनडीयू, ठीक है, एलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी नाम से डिजिटल लग रहा है, इसका उद्घाटन किया है हमारे अश्विनी वैष्णव साहब ने, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर इन्होंने कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी जगह पे, तो इन्होंने भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, 5 जगह पे, ठीक है, अभी 5 ऐसी ब्रांचेस इसकी खुली हैं, ठीक है, 5 ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, 5 ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि अभी 5 ही ब्रांचेस खोली गई हैं, ठीक है। और 5 ब्रांचेस में हम लोग देख लेते हैं, बालासोर, लुंगली, ठीक है, लुंगली, ठीक है, ये कहां पे है, मिजोरम में है, ठीक है, ये एक ब्रांच हो गया आपके पास, ठीक है। बालासोर ये कहां पे है बच्चे, ठीक है, ये आपका हो गया उड़ीसा के अंदर में, ठीक है, ये आपका सेकंड ब्रांच आपको दिखाई देगा। मुजफ्फरपुर जो है बच्चे, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये आपका आप बिहार के अंदर में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका अगला आता है, ठीक है बच्चे। तिरुपति आंध्र प्रदेश में आ जाएगा चौथा, ठीक है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे तिरुपति आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आ जाएगा आपका चौथा, क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और 5वां आपका आ जाएगा दमन में। तो ये 5 जगह यहाँ पे अभी ये डिजिटल यूनिवर्सिटी एनडीयू खोला गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर अश्विनी वैष्णव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा हु रिसेंटली पास्ड अवे, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये किस संगीत से जुड़े हुए हैं, शहनाई बजाते थे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल यानी शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए हैं, कि कार्नाटिक वीणा बजाते हैं, या फिर संतूर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे छन्नूलाल, ठीक है, छन्नूलाल मिश्रा जो है, ठीक है, उनका देहांत हो जाता है, ठीक है, 89 की एज में। याद रखना जब भी शास्त्रीय संगीत वगैरह की बात हो जाती है ना, तो उनका घराना बहुत याद रखना होता है, ठीक है। तो ये और पहले तो ये देख रहे हैं, ये हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन में विद्वान थे, यानी कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक प्ले करते थे, ठीक है, गाते थे। और ये बनारस घराने से हैं, ठीक है, बनारस घराने से आपको देखने के लिए मिलेंगे। घराना होता है अलग अलग संगीतों का, तो घराने से हैं, बनारस घराने से, ठीक है। ये किस किस तरीके के म्यूजिक प्ले करते हैं, किस किस तरीके के गाने गाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये गाने गाते हैं, ठुमरी हो गया, ठीक है, दादरी हो गया, ठीक है, कजरी हो गया, चैती हो गया, ये गानों के फॉर्म्स हैं। भजन हो गया, ये गानों के फॉर्म्स हैं, शास्त्रीय संगीत के फॉर्म्स हैं। ये इस तरीके के फॉर्म्स परफॉर्म किया करते थे, गाया करते थे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। जिनका मृत्यु हो गया, बहुत ही अहम पर्सनालिटी थे। अब इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पद्म विभूषण इनको मिला है, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है, ठीक है। पद्म विभूषण जो मिला हुआ है इनको, वो मिला हुआ है 2010 में, ठीक है। पद्म भूषण मिला हुआ है इनको, पद्म भूषण मिला हुआ है इनको, वो मिला हुआ है 2020 में। इसके अलावा संगीत साहित्य या साहित्य संगीत अकादमी जो है, ठीक है, अकादमी जो है, ये अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, ठीक है बच्चे। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, घराना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से गाने गाते थे ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 2011 में एक मूवी देखी होगी आक्रोश नाम की, जिसमें अक्षय खन्ना और अजय देवगन होते हैं ना, तो उसमें भी गाना इन्होंने ही दिया है, यानी कि बहुत फेमस पर्सनैलिटी है बच्चे, ठीक है। चलिए अगला आता है, माय भारत एप्लीकेशन इज डेवलप्ड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे माय भारत एप्लीकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, माय भारत एप्लीकेशन, ठीक है। तो माय भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है यहाँ पे, माय
भारत माय भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना। और क्यों किया गया है? ताकि भारत के युवाओं को ट्रेनिंग मिल सके, भारत के युवाओं को यहाँ पे प्रशिक्षण मिल सके। साफ दिखाई दे रहा है, डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावरमेंट। ठीक है, याद रखना। तो ये माय भारत एप्लीकेशन जो है वो किस लिए दिया गया है? ताकि टू ट्रेन, ठीक है, ट्रेन यूथ को ट्रेन करने के लिए। अब कैसे? जैसे मान लो कि मुझे ही अपने पंचायत में कुछ डेवलपमेंट करानी है ना, कुछ मुझे लग रहा है कि अपने पंचायत वालों को इंटरनेट के बारे में कुछ सिखाना है, कोई भी चीज, तो मैं कहां पे चला जाऊंगा? माय भारत एप्लीकेशन के ऊपर चला जाऊंगा और यहां पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल रहेगी। यानी कि इसको कोई भी ओपन कर सकता है, ये बात याद रखना। ओपन करके, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूं भाई, तो मुझे तो पता है ना, तो मैं गांव वालों को एजुकेट करना चाहूंगा, तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है माय भारत एप्लीकेशन, जिसको मैं यूज कर सकता हूं अपने गांव वालों को प्रशिक्षण देने के लिए, गांव वालों को ट्रेनिंग देने के लिए। ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो ये बनाया किसने है? तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने बनाया है। बनाया किसने इस एप्लीकेशन को? तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ठीक है, याद रखना, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने बनाया है। अब डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किसके अंडर में आता है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किसके अंडर में आता है? तो माइटी के अंडर में आता है। ठीक है बच्चे, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी कहते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग। ठीक है, इस मंत्रालय के अंदर में आता है। ठीक है, अब इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? याद रख लेना। ठीक है, तो इसका उद्घाटन हमारे मनसुख मांडविया साहब ने किया हुआ है। ठीक है, मनसुख मांडविया ने किया हुआ है। ठीक है, मांडविया ने किया हुआ है। ठीक है बच्चे, मनसुख मांडविया ने किया है इसका उद्घाटन। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब मनसुख मांडविया ने किया है, तो ये किस मंत्रालय के अंडर में आएंगे? यानी कि कौन सा मंत्रालय ने इसको उद्घाटन किया है, किसके अंडर में? तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय। ठीक है, अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। तो किसने उद्घाटन किया है इसका? ठीक है, जो आपका माय भारत एप्लीकेशन है उसका उद्घाटन किसने किया? मनसुख मांडविया साहब ने किया है। और ये एप्लीकेशन बनाया किसने है? तो ये एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने बनाया है। और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किसके अंडर में आती है? तो माइटी के अंडर में आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। और किसने उद्घाटन किया है? तो मनसुख मांडविया ने किया है, जो कि आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, के अंडर में आता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। विच कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ EFTA ब्लॉक? याद रखना, EFTA ब्लॉक के अंडर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो EFTA का मतलब क्या होता है? यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EFTA के नाम से जानते हैं। तो EFTA जो है आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि भारत के साथ साइन किया गया है और यूरोप की कुछ कंट्री ने साइन किया है। ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब समझ लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें दो कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि भाई मेरा सामान जब तेरे देश में बिकने जाए तो तू टैक्स मत लगाना, ताकि मेरा सामान महंगा ना हो वहां पे, तभी तो लोग खरीदेंगे ना। फॉर एग्जांपल, इंडिया का सामान, मैं इंडिया का 100 रुपए का सामान यूएस में बेचने जाता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 रुपए का टैरिफ लगाया था पहले। ठीक है, तो वो सामान 110 रुपए का हो जाएगा यूएस में बेचते टाइम, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 50% में टैरिफ लगा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि अब डोनाल्ड ट्रंप 10 रुपए के बजाय हमसे 50 रुपए चार्ज करेगा, तो यूएस में मेरा सामान 150 रुपए का हो जाएगा, 150 रुपए का हो जाएगा, तो मेरा सामान कोई खरीदेगा नहीं, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि भैया तेरे यहाँ पे मैं अपना सामान बेचूंगा, तू 1 रुपए भी टैक्स मत लगाना, तेरा सामान जब मेरे यहाँ पे आएगा तो मैं भी 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगाऊंगा। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया ने यहाँ पे एक यूरोपियन ब्लॉक के साथ, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, यूरोप की कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ साइन किया है कौन सा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो 4 कंट्रीज है उस ब्लॉक में। उस ब्लॉक में कितनी कंट्रीज हैं? 4 कंट्रीज हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये जो आपका 4 कंट्रीज है ना, जो आपका इस ब्लॉक में 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इन 4 कंट्रीज के साथ क्या किया है? इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोपियन ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है बच्चे, यूरोपियन ब्लॉक बोलते हैं। तो यूरोपियन ब्लॉक की जो 4 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, वही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन। ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड। एंड ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी। और ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिechtenstein। ठीक है बच्चे, तो आपका क्या आ जाता है?
ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिechtenstein, ये 4 कंट्रीज का एक ब्लॉक है, एक ग्रुप है, जिसके साथ साइन किया है भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेपा के नाम से जानते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि सर टेपा किसके साथ साइन किया गया है, ठीक है, तो टेपा 4 कंट्रीज के ब्लॉक्स के साथ साइन किया गया है। तो सर ये टेपा क्या है, तो टेपा का फुल फॉर्म होता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है बच्चे, याद रखना। टेपा साइन किया गया है, ठीक है, किसके साथ साइन किया गया है, तो यूरोपियन ब्लॉक के साथ, जिसमें 4 कंट्रीज हैं। 4 कंट्रीज कौन से, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिechtenstein। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो अब जो साइन किया गया है, इसमें टारगेट क्या रखा गया है, तो ये जो ब्लॉक है ना, इन्होंने बोला है कि सर ऐसा करेंगे ना, हम ना 15 साल के अंदर भारत के अंदर हम लोग एफडीआई लेकर आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितने का, $100 बिलियन का। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो यहाँ पे ये इस यूरोपियन ब्लॉक ने क्या साइन किया है, यहाँ पे ईएफटीए साइन किया है, यूरोपियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम क्या है, टेपा, यानी कि यहाँ पे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, किया गया है किसके साथ, 4 कंट्रीज के साथ, और वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अंडर द पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन विच पोर्टल विल यूज टू ट्रैक सीड क्वालिटी। यहां पे देखिए, हम लोगों ने दलहन को बढ़ावा देने के लिए, दालों को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन चलाया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ रिलायंस मिशन की बात करते हैं, यानी आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दलहन आत्मनिर्भर मिशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, और क्यों कहते हैं, इसका मिशन का नाम ही है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना। दलहन देखिए, दाल की बात करें तो प्रोटीन का सोर्स है, और प्रोटीन का सोर्स तो हर एक कंट्री को चाहिए ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे दालों का उपज को बढ़ाने के लिए हमने कुछ टारगेट किए हैं इस मिशन के जरिए। ठीक है, तो याद रखना, हमारे पास पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन, भारत सरकार ने एक मिशन की शुरुआत किया है दालों की उपज को बढ़ाने के लिए। क्लियर पॉइंट। तो दालों की उपज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, ये बात याद रखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने पैसे की दाल उगानी है, कितने की दाल उगानी है, और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है यहाँ पे, 2025-26 से लेकर के हमारा टारगेट रहेगा 2030-31 तक का। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो कितने का हम लोग यहाँ पे उगाएंगे, हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, कितने का उगाने वाले हम लोग, ये दलहन उगाने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना 11,440 करोड़ का, 11,440 करोड़ का हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। अब ये उगाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 310, ठीक है, 310 हेक्टेयर पे हम लोग खेती बाड़ी को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, याद रखना, 310 हेक्टेयर पे हम लोग अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाने वाले हैं, जिसपे सिर्फ और सिर्फ दाल की ही खेती बाड़ी यहाँ पे की जाएगी। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखना। उसके बाद हमारा टारगेट है कि 3.5 लाख टन जो है हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे दालों का, किसका, प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ पल्सेस। ठीक है, यानी दालों का उत्पादन हम लोग करेंगे 3.5 लाख टन का। ठीक है, ये हमारा पूरा टारगेट लिया गया है। तो अभी दालों के उपज के लिए, दालों के लिए हम लोगों ने एक अपना मिशन शुरू किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलहन आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है, 2030-31 तक, यानी कि 6 सालों के लिए इसको चलाया गया है। याद रखना, 6 सालों के लिए चलाया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, तो अब इसके तहत, अब ये दालों का उपज हम लोगों ने कर दिया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कहां पे होगी, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पे एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, साथी एप्लीकेशन। कौन सा, यहां पे एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, साथी एप्लीकेशन। वो ये बताता है, ठीक है, साथी एप्लीकेशन, ठीक है, याद रखना। ठीक है, साथी ऐप जो ये क्या बताएगा यहाँ पे कि आप जब खेती बाड़ी करने जाओगे तिलहन की, तो आपको सरकार बहुत सारा लोन भी दे देती है कम ब्याज पे, ताकि आप खेती बाड़ी करो तिलहन की। ठीक है, यानी कि दलहन की। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, लोन कितना मिलेगा, कितना नहीं मिल सकता है, मिट्टी की क्वालिटी क्या है, जो आप दाल उगा रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, किस मार्केट में आप उसको बेच सकते हो, और किस मार्केट में अच्छे रेट मिल रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिल जाएगी, यहाँ पे साथी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये पूरा आपको इंफॉर्मेशन है, जो क्या बोल रहा है, बीज की गुणवत्ता को चेक करने के लिए, यानी कि मैंने बताया तो दाल का जो बीज वगैरह है, मिट्टी है, उन सबका खाद कौन सी डालनी है, कब कब डालनी है, कितना कितना पानी डालना है, सबका सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिसमें से एक आपका क्वेश्चन में डाल रखा है कि बीज की गुणवत्ता जानने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला आता है।
विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे 2025 में किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने के लिए मिले हैं, आपको बताना है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है बच्चों, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। यूनेस्को क्या करता है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी साइट्स को नोट करेगा जो कि हमारे कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि हमारे नेचर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, या फिर दोनों को मिलाकर के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो ऐसी साइट्स जैसे कि मान लीजिए हमारा एक अजंता हो गया। ठीक है, अजंता की गुफा होगी हमारी महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है बच्चे, अजंता की गुफा, तो अगर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया, जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ऑलरेडी, तो यूनेस्को ने क्या बोला कि अरे यार ये तुम्हारे अजंता की गुफा है तो बहुत पुरानी संस्कृति को दिखा रही है यार, इसको बचाने की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो सर क्या करें, एक काम करो, इसको ना इस लिस्ट में डाल दो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको डाल दो। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दोगे तो क्या होगा सर, तो अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भैया अजंता की गुफाएं हैं भारत के अंदर में, जो कि हमारे पुराने कल्चर को दिखाती हैं। ठीक है, जो कि हमारा बहुत पुराने इतिहास को दिखाती हैं, प्राचीन इतिहास को दिखाती हैं। तो इसका संरक्षण अब किया जाएगा, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आएंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है, पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरी दुनिया घूमने के लिए आएगी तो टूरिज्म बढ़ेगा। तो इसको कौन डेवलप करेगा, भारत सरकार तो डेवलप करेगी क्योंकि भारत में है, महाराष्ट्र सरकार डेवलप करेगी क्योंकि महाराष्ट्र में है, उसके अलावा यूनेस्को भी पैसे प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, ताकि ऐसी साइट्स को डेवलप किया जा सके। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं कितनी कितनी साइट्स कितनी कितनी डेवलप है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे ना इन साइट्स की, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया की। ठीक है, इंडिया की, फिर महाराष्ट्र की, सब इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया में कितनी साइट्स हैं टोटल, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इंडिया में बच्चे अभी टोटल साइट्स हैं आपके पास 44। कितनी साइट्स हैं, 44 साइट्स आपको दिखाई देने वाली है भारत में। ठीक है, और इन 44 साइट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका कल्चरल, ठीक है, याद रखना, सांस्कृतिक, और एक आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास एक मिक्स। ठीक है बच्चे, तो 44 साइट्स को 36 साइट्स आ जाती है आपके कल्चरल में, 7 साइट्स आ जाती है आपके नेचुरल में, और एक साइट आ जाती है आपकी मिक्स के अंदर में। तो टोटल 44 साइट्स है हमारे भारत के अंदर में। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, और अगर इंडिया लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंडिया में, अच्छा ये तो इंडिया की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल की बात कर लेते हैं, यानी पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं, तो 12,448 आपको कल्चरल में दिख जाएंगे, 1248, 1,248 आपको कल्चरल में दिख जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 231 दिख जाएंगे आपको प्राकृतिक में यानी कि नेचुरल में, 200 इतना दिख जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको 40 दिख जाएंगे मिक्स के अंदर में। ठीक है बच्चे, याद रखना 40। तो 1,248, 1,248 आपको दिखेंगे वर्ल्ड में कल्चरल वाले कैटेगरी में, नेचुरल वाली कैटेगरी में 231, और 40 आपको मिक्स में दिख जाएंगे। ठीक है, याद रखना। अब सवाल ये आता है कि सर आपने बता दिया इंडिया का, वर्ल्ड का, तो भारत का भी तो बता ही दो। भारत में ये बता दो किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिखाई देंगे। ठीक है, कितने, तो महाराष्ट्र में बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है टोटल कितने, 6 साइट्स दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कितने, 6 साइट्स आपको दिखाई देने वाली है, 6 साइट्स। ठीक है, और 6 साइट्स के नाम हम लोग लिख लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 6 साइट्स में आप लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हो यहाँ पे, ठीक है, एक तो आप देखोगे अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं हैं यहाँ पे, अजंता केव्स हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद एलोरा केव्स हैं, एलोरा केव्स हैं। ठीक है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा केव्स हैं। ठीक है, एलिफेंटा केव्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद वेस्टर्न घाट है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आता है छत्रपति। ठीक है, छत्रपति महाराज, छत्रपति महाराज। ठीक है, शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, शिवाजी, नॉट टर्मिनल, टर्मिनस। ठीक है, टर्मिनस। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और छठवा जो आता है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे लिख लो छठवा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मराठा मिलिट्री, मराठा मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री लैंडस्केप आपका छठवा आ जाता है। ठीक है, लैंडस्केप आपका छठवा आ जाता है। इसमें महाराणा प्रताप कह रहे हैं, इसमें छत्रपति शिवाजी के
किले, 12 किले इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल आपको कितने मिल जाते हैं? महाराष्ट्र में 6 साइट्स मिल जाती हैं, यानी कि 12 किलों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसको हम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के नाम से जानते हैं, उसमें 12 किले गए हैं। ठीक है, तो ये सब मिलाकर आपके पास कितनी हो जाती हैं? 6 साइट्स हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु जिसमें 4 हैं, और तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश जिसमें 3 आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? ठीक है, तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2025 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, टोटल 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा है, वेस्टर्न घाट है, छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस है, और उसके बाद मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में उन किलों को दिखाया गया है छत्रपति शिवाजी के, जो कि या तो समंदर के अंदर है या फिर पहाड़ के अंदर है, पहाड़ों के ऊपर है, ताकि दुश्मनों से बचाव किया जा सके। तो जो आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसमें टोटल 12 किलो को शामिल किया गया है, यानी कि उसको एक ही लिस्ट में डाल दिया गया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 किलो को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से टोटल 6 ही आपको दिखाई देते हैं महाराष्ट्र में। अदरवाइज आपको मराठाओं के सारे किलों की बात कर दी जाए तो किले मिला जुला के आपके पास टोटल 17 बन जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को महाराष्ट्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट सेकंड से लेकर के लास्ट सेकंड तक सेम एनर्जी तक बरकरार रखना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बने रहें और मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर से कुछ नए सवालों के साथ। याद रखें, अगर आपको लग रहा है कि हम आपको कुछ भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।